तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ये अर्न वैल्यू मैनेजमेंट है क्या, और क्या क्या चीजें इसके अंदर हो सकती हैं, ये प्रोजेक्ट के ऊपर ये हमें क्या इंफॉर्मेशन दे सकती है। तो अर्न वैल्यू मैनेजमेंट एक मेथड है जो कि प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए, परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, असेसमेंट के लिए हम यूज करते हैं, और इसको हम अर्न वैल्यू मैनेजमेंट कहते हैं। तो इससे, इस मेथड के जरिए हम प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, जैसा कि वेयर वी आर स्टैंडिंग, यानी इस वक्त हम किस पोजीशन में हैं प्रोजेक्ट के ऊपर, हम कैसे जा रहे हैं प्रोजेक्ट के ऊपर, क्या हम आगे प्रोजेक्ट में सक्सीड करेंगे कि नहीं करेंगे, हाउ इज गोइंग, इज इट गोइंग गुड और बैड। ये कंडीशन हम चेक करेंगे इन असेसमेंट के जरिए, इस मेथड के जरिए, इन टर्म ऑफ टाइम और इन टर्म ऑफ कास्ट, दोनों कंडीशन में हम चेक करेंगे। अगर हम इसी तरह से प्रोजेक्ट जैसे जिस कंडीशन में इस वक्त मौजूद है हम इसी तरह से चलें, तो क्या कंडीशन होगी, उसका क्या फोरकास्ट होगा, या प्रोजेक्शन क्या होगी, या उसकी एस्टिमेशन क्या होगी नेक्स्ट के लिए, कैजुअल वाइज या कास्ट वाइज। तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को ईवीएम या ये मेथड जो अर्न वैल्यू मैनेजमेंट का है कवर करता है, या इन तमाम क्वेश्चंस का आंसर कवर करता है ये मेथड। तो हम स्टार्ट करते हैं अर्न वैल्यू मैनेजमेंट को। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए दो चीजों का जानना जरूरी है, जैसे कि स्केड्यूल और कास्ट का जानना जरूरी है कि इसके अंदर गुड या बैड क्या हो सकती है, या क्या कंडीशन होगी जिसके अंदर हम कास्ट को गुड कहेंगे, ओके कहेंगे, या स्केड्यूल को गुड या ओके कहेंगे या बैड कहेंगे। तो सबसे पहले हम स्केड्यूल को अंडरस्टैंड करते हैं। ऑन स्केड्यूल का मतलब होगा कि स्टेटस उसका ओके है, और ऑन बजट का मतलब सेम ओके कंडीशन होगी, और इसके बाद हम अहेड ऑफ स्केड्यूल का मतलब होगा गुड कंडीशन है, इस वक्त प्रोजेक्ट के ऊपर स्टेटस जो हम कहेंगे वो गुड स्टेटस होगा, और उसकी कंडीशन क्या होगी, अहेड ऑफ स्केड्यूल होगा वो। और अंडर बजट की कंडीशन भी हमें इंडिकेट करेगी स्टेटस गुड की। तो इन दोनों की कंडीशन में हम स्केड्यूल और कास्ट वाइज, अगर वो अहेड ऑफ स्केड्यूल है या अंडर बजट है, तो दोनों कंडीशन में जो स्टेटस हमने रिपोर्ट करना होगा वो गुड रिपोर्ट करना होगा। और अगर स्केड्यूल बिहाइंड है या ओवर बजट है आप, तो इन दोनों कंडीशन में जो स्टेटस हम रिपोर्ट करेंगे वो बैड रिपोर्ट करना होगा। तो प्रोजेक्ट के ऊपर बैड स्टेटस दो कंडीशन में होगा, या बिहाइंड स्केड्यूल होगा या ओवर बजट होगा। तो इन दोनों कंडीशन में बैड कंडीशन होगी प्रोजेक्ट की, या स्टेटस बैड होगा। नेक्स्ट हम अंडरस्टैंड करते हैं इन दोनों तीनों कंडीशन जो हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस की हैं, ऑन स्केड्यूल, बिहाइंड स्केड्यूल, अहेड ऑफ स्केड्यूल, ऑन बजट, ओवर बजट या अंडर बजट। इन दोनों तीनों कंडीशंस को अगर हम इनके कॉम्बिनेशन बनाएं, तो मैक्सिमम कॉम्बिनेशन इस स्लाइड के अंदर मेंशन है कि 9 जो है मैक्सिमम कॉम्बिनेशन या टोटल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर, और इनका स्टेटस डिफरेंट हो सकता है। तो अगर इस स्लाइड में हम इन तमाम के तमाम कंडीशंस, जितनी भी कॉम्बिनेशन जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं कि अगर ऑन स्केड्यूल होगा और ऑन बजट है तो ये स्टेटस ओके होगा, और ऑन स्केड्यूल और अंडर बजट है ओके और गुड कंडीशन में आएगा, क्योंकि अंडर बजट की वजह से गुड कंडीशन है, ओके गुड कंडीशन होगी। ऑन स्केड्यूल है और ओवर बजट है, और स्केड्यूल वाइज ओके होगा और बजट वाइज बैड होगा। यानी ओके और बैड कंडीशन दोनों स्टेटस में डाली जाएंगी, या स्टेटस हमें रिपोर्ट करना होगा स्केड्यूल वाइज और कास्ट वाइज, अलग अलग स्केड्यूल मेंशन करना पड़ेगा। अहेड ऑफ स्केड्यूल, ऑन बजट हो सकती है कंडीशन, यानी कॉम्बिनेशन ये बन सकता है। इसके स्टेटस को हमें अगर रिपोर्ट करना होगा तो हम गुड और ओके रिपोर्ट करेंगे। इसी तरह से अहेड ऑफ स्केड्यूल है और अंडर बजट है, ये
यानी आइडियल कंडीशन है इस वक्त प्रोजेक्ट की, और ये हम रिपोर्ट करेंगे तो दोनों की सूरत में गुड कंडीशन या स्टेटस हम रिपोर्ट करेंगे। अहेड ऑफ स्केड्यूल है और ओवर बजट है, ये एक डिफरेंट कंडीशन होगी या डिफरेंट कॉम्बिनेशन होगा, जिसको हम गुड और बैड कंडीशन या बैड स्टेटस हम कह सकते हैं। बिहाइंड स्केड्यूल है और ऑन बजट है, बैड और ओके स्टेटस होगा। बिहाइंड स्केड्यूल और अंडर बजट है तो बैड और गुड कंडीशन होगी, यानी गुड स्टेटस होगा इसका। बिहाइंड स्केड्यूल और ओवर बजट है तो ये प्रोजेक्ट के ऊपर बैड बैड स्टेटस कहलाएगा। तो ये पॉसिबल कंडीशन या पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर, कास्ट वाइज भी और स्केड्यूल वाइज भी, अगर इनको हम कंबाइन कर लें। अनवैल्यू मैनेजमेंट में कुछ हम टर्म्स या फार्मूले इस्तेमाल करते हैं, और ये टर्म्स क्या कहलाती है या ये इनकी एब्रिविएशन क्या कहलाती है अनवैल्यू मैनेजमेंट में, इनको हम इस स्लाइड में अंडरस्टैंड करते हैं। जैसा कि प्लान्ड वैल्यू, इसको हम पीवी से इंडिकेट करेंगे, यानी पीवी की जो एब्रिविएशन होगी वो प्लान्ड वैल्यू होगी। अन वैल्यू की ईवी रिप्रेजेंट करेगा अन वैल्यू को। एक्चुअल कास्ट एसी है, स्केजुअल वेरिएंस एसवी है, कास्ट वेरिएंस सीवी है, स्केजुअल परफॉर्मेंस इंडेक्स एसपीआई इसकी एब्रिविएशन है, या ये एसपीआई स्केजुअल परफॉर्मेंस इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा। कास्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स सीपीआई ये रिप्रेजेंट करेगा। और बीएसी बजट एट कंप्लीशन, बीएसी मींस बजट एट कंप्लीशन होगा। ईएसी एस्टिमेट एट कंप्लीशन है, ईटीसी एस्टिमेट टू कंप्लीशन है या कंप्लीट है, वीएसी वेरिएंस एट कंप्लीशन है। और लास्ट टर्म जो हम इस्तेमाल करेंगे या एलिमेंट है अनवैल्यू मैनेजमेंट का, वो टीसीपीआई है, टू कंप्लीट परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो ये टर्म्स या ये जो एब्रिविएशन है या एलिमेंट है, ये हम थ्रू आउट दी प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए या रिपोर्टिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इनको थारोली आपने अंडरस्टैंड करना है और लर्न आउट करना है कि और इनको मेमोराइज करना है, ताकि आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से भी इनको अंडरस्टैंड इजीली कर सकें। अब यहाँ पर इनको हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ये टर्म जो हम या एब्रिविएशन या ये जो हमने शॉर्ट टर्म जो अंडरस्टैंड की है पीवी, लेट्स से प्लान वैल्यू, ये क्या चीज है हम इस स्लाइड में अंडरस्टैंड करते हैं। प्लान वैल्यू बेसिकली प्लान कास्ट ऑफ वर्क टू बी डन एट दिस पॉइंट इन दिस टाइम। प्लान वैल्यू वो वैल्यू है, यानी कास्ट की वो वैल्यू है जो प्रोजेक्ट के ऊपर स्पेसिफिक टाइम तक के लिए प्लान की जाती हो। यानी कास्ट की वो वैल्यू जो प्रोजेक्ट के ऊपर स्पेसिफिक एक कंडीशन या स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर कितनी कास्ट लगनी चाहिए, वो प्लान वैल्यू कहलाएगी। अनवैल्यू वैल्यू ऑफ वर्क एक्चुअली अकम्प्लिश्ड, जितने टाइम तक आप कैलकुलेट स्पेसिफिक टाइम तक आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, या अब इस वक्त जितना एक्चुअल आपने अर्न किया है, वो कास्ट की वैल्यू अर्न वैल्यू कहलाएगी। वैल्यू स्केड्यूल वाइज भी और कास्ट वाइज भी वो वैल्यू जितना आप इस वक्त प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर चुके हैं, उसकी वैल्यू अर्न वैल्यू कहलाएगी। प्लान डिफरेंट हो सकता है लेकिन एक्चुअल डिफरेंट होगी, तो जो एक्चुअल आपने वैल्यू हासिल की होगी वो वैल्यू अर्न वैल्यू कहलाएगी। तो एक है एक्चुअल कास्ट। एक्चुअल कास्ट से मीन्स कि जितनी स्पेंडिंग आपने की हुई है इस वक्त तक, वो कास्ट एक्चुअल कास्ट कहलाएगी। अर्न वैल्यू और एक्चुअल कास्ट में डिफरेंस है। अर्न वैल्यू वो होगी जो इस वक्त आपको अचीव करनी चाहिए होगी, यानी वो इस स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर जो अचीवमेंट मस्ट चाहिए थी, यानी वो पॉइंट होगा या वो वैल्यू होगी जो मस्ट अचीव करनी चाहिए थी इस वक्त, वो आपकी अर्निंग होगी। या जो इस वक्त आप कर चुके हैं स्पेसिफिक पॉइंट पर,
और एक्चुअल कास्ट में वो होगी जो स्पेंड आप कर चुके हैं, कास्ट जो इस वक्त स्पेसिफिक पॉइंट पर जिस वक्त आप वो उसको कंपेयर करना चाहते हैं या परफॉर्मेंस उसकी मेजर करना चाहते हैं, जो स्पेंडिंग एक्चुअल हो चुकी है वो एक्चुअल कास्ट में आएगी। अर्न वैल्यू वही वो कास्ट या वो पॉइंट होगा या वो वैल्यू होगी जो इस वक्त तक आप खास पॉइंट तक हासिल कर चुके हैं, अर्न किया है जितना। बीएसी बजट एट कंप्लीशन, टोटल प्लान्ड वैल्यू जो इंटायर प्रोजेक्ट के लिए होगा वो बीएसी कहलाएगा, यानी बजट एट कंप्लीशन, टोटल बजट जो प्रोजेक्ट के ऊपर असाइन होगा। ईएसी एस्टिमेटेड कंप्लीशन, जितना हम सोचते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर टोटल कास्ट कितना लग सकती है, व्हाट डू वी थिंक द प्रोजेक्ट विल एक्चुअली कास्ट, यानी प्रोजेक्ट के एंड तक कितना बजट टोटल हमें चाहिए या कितना लग सकता है, तो वो हमारा ईएसी कहलाएगा, यानी एस्टिमेट एट कंप्लीशन होगा। एक है एस्टिमेट टू कंप्लीट, इस वक्त जितना हम स्पेंड कर चुके हैं रिमेनिंग हमें कितना चाहिए, फ्रॉम दिस पॉइंट हाउ मच मोर विल इट कास्ट टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। यहां इस पॉइंट पर डेटा डेट पर इसके आगे हमें कितना चाहिए प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, वो हम ईटीसी कहते हैं, एस्टिमेट टू कंप्लीट। दूसरी एक और टर्म है वीएसी, वेरिएंस एट कंप्लीशन, हाउ मच ओवर और अंडर बजट टू डू वी एक्सपेक्ट टू बी एट प्रोजेक्ट एंड। वेरिएंस एट कंप्लीशन का मतलब यह है कि प्रोजेक्ट के एंड पर जो प्लान था हमारा और जो एस्टिमेट एट कंप्लीशन पे आ रहा है इस वक्त, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें वेरिएंस कहलाएगा। यानी जो आपने बजट बनाया है प्रोजेक्ट का और जो स्पेंडिंग हो सकती है प्रोजेक्ट की, यानी एस्टिमेशन जो आपने एस्टिमेट किया है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, इस वक्त कंडीशन जो है, जो डिफरेंस आ रहा है, लेट से आपने 100,000 प्लान किया था लेकिन आप जब फोरकास्ट देख रहे हैं तो वो 100,000 से एक्सीड कर रहा है, तो जितना 100,000 से एक्सीड कर रहा है वो आपका वेरिएंस कहलाएगा। इसके बाद है टीसीपीआई, टू कंप्लीट परफॉर्मेंस इंडेक्स, व्हाट कास्ट परफॉर्मेंस गोल्स मस्ट बी मेट टू स्टे विद इन दी बीएसी। रिक्वायरमेंट क्या है इस वक्त डाटा डेट की सूरत में, मजीद कितनी एफर्ट्स रिक्वायर्ड है ताकि आप रिमेन रहें बीएसी पर, कितनी एफर्ट्स मजीद चाहिए, तो वो ये इंडेक्स उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो ये कुछ टर्म्स थी जिनको अंडरस्टैंड करना मस्ट था ईवीएम कैलकुलेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए। कुछ फार्मूले हैं यहाँ पर, इन फार्मूलाज को अंडरस्टैंड करना और मेमोराइज करना मस्ट है कैलकुलेशन को कंप्लीट अंडरस्टैंड करने के लिए और एग्जाम के क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने इस स्लाइड में कंप्लीट फार्मूलाज का जो सेट है वो इस स्लाइड में मेंशन कर दिया है। वन बाय वन हम इसको देखते हैं कि स्केजुअल वेरिएंस का फार्मूला है SV इज इक्वल टू EV माइनस PV, यानी अन वैल्यू माइनस प्लान वैल्यू है, ये रिप्रेजेंट करेगा SV को। और कास्ट वेरिएंस का फार्मूला है EV माइनस AC, ये रिप्रेजेंट करेगा अन वैल्यू माइनस एक्चुअल कास्ट, जो कि कास्ट वेरिएंस को रिप्रेजेंट करेगा। SPI और इसका जो फार्मूला है वो EV डिवाइडेड बाय PV, यानी अर्न वैल्यू डिवाइडेड बाय प्लान वैल्यू। कास्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जो कि CPI, इसका फार्मूला है EV डिवाइडेड बाय AC एक्चुअल कास्ट, यानी अर्न वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्चुअल कास्ट। ये इंडेक्स हमें CPI का मिल जाएगा। तो इसको इजीली अगर हम अंडरस्टैंड करना चाहें तो आप अगर गौर करें तो SV और CV में EV फर्स्ट आ रहा है और SPI और CPI में भी EV फर्स्ट आ रहा है। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए इजीली आपको मेमोराइज करने के लिए आसान होगा कि सब ये जितने भी वेरिएंस है, यानी कास्ट वेरिएंस होगी, स्केजुअल वेरिएंस होगी और स्केजुअल वेरिएंस और कास्ट वेरिएंस का इंडेक्स,
इन दोनों चारों फार्मूलाज में ईवी फर्स्ट आ रहा है, जबकि दो में डिफरेंस ये है कि स्केजुअल वेरिएंस के लिए माइनस पीवी हो रहा है और कास्ट वेरिएंस के लिए एसी हो रहा है माइनस ईवी से। जबकि इंडेक्स में क्या है, यही दोनों एलिमेंट डिवाइड हो रहे हैं, पीवी और एसी। यानी स्केजुअल के लिए पीवी डिवाइड हो रहा है, यहां माइनस हो रहा था, जबकि कास्ट इंडेक्स के लिए एसी डिवाइड हो रहा है, जबकि वेरिएंस में वो माइनस हो रहा था। तो यहां पर मेमोराइज करने के लिए इजी हो गया आपके लिए। पांचवा फार्मूला हमारे पास ईएसी का है कि अगर हम प्रोजेक्ट पे सेम कंडीशन में, यानी वेरिएंस जो उसका आ रहा है या फर्क जो आ रहा है, या हम अहेड स्केजुअल है या बिहाइंड स्केजुअल है, अंडर बजट है, ओवर बजट है, कोई भी कंडीशन है, यानी सेम कंडीशन पे हम अगर बढ़ते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर और कंप्लीट करते हैं, तो उसका फार्मूला सेपरेट है। यानी एस्टिमेट एट कंप्लीशन का जो फार्मूला होगा वो बीएसी ओवर सीपीआई होगा। यानी जो सीपीआई यानी कास्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स हमें इस फार्मूले से मिलेगी, वो हम इसको ईएसी के लिए इस्तेमाल करेंगे। बीएसी जो कंप्लीट बजट होगा, हम उसको डिवाइड करेंगे सीपीआई से, तो हमें ईएसी रिमेनिंग के लिए जो सिमिलर कंडीशन में अगर हम प्रोजेक्ट को लेके चलें एट द एंड, तो हमें इसके लिए हम निकाल सकते हैं। दूसरा फार्मूला ईएसी का कि अगर दोबारा यही जो वेरिएंस आ रहा है या जो कंडीशन हम बैड कंडीशन में है, बैड सिचुएशन है, अगर ये दोबारा नहीं प्रोजेक्ट पे रिमेनिंग कंडीशन में नहीं आएगी, तो उसके लिए अगर हम वो निकालें तो वो वैल्यू जो निकलेगी वो इस फार्मूले से निकलेगी कि ईएसी अगर हम वो कैलकुलेट करना चाहें तो उसके लिए एसी प्लस बीएसी माइनस अन वैल्यू होगी। यानी एक्चुअल कास्ट को बीएसी में प्लस करेंगे और माइनस जितना इस वक्त तक आप कर चुके हैं, जो अर्निंग कर चुके हैं प्रोजेक्ट के ऊपर, वो माइनस कर लेंगे। तो ये कंडीशन में हमें क्या ईएसी मिल जाएगा। जबकि आप कवर करना चाहते हैं जो जो आप जो लॉस कर चुके हैं इस वक्त प्रोजेक्ट के ऊपर, नेक्स्ट आप नहीं करना चाहते, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ईएसी का ये फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। तीसरी कंडीशन प्रोजेक्ट के ऊपर ये हो सकती है कि आप ओवर बजट भी हैं और उसको भी रिकवर करना चाहते हैं, प्लस आपके पास डेडलाइन भी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रैक्टिकली भी। अगर आप उसकी वैल्यू निकालना चाहें तो उसके लिए सेपरेट फार्मूला है ईएसी का, यानी एस्टिमेटेड कंप्लीशन। आप ये देखना चाहते हैं फोरकास्ट के लिए प्रोजेक्ट के ऊपर मुझे एट द एंड कितना बजट लग सकता है। तो आपके पास डेडलाइन भी है, यानी एक स्पेसिफिक डेडलाइन है, कंस्ट्रेंट है आपका स्केड्यूल का, प्लस आप उसको ओवर बजट भी है, उसको भी ओवरकम करना चाहते हैं। तो आपके लिए स्पेशल जो है वो उसको कैलकुलेट करने के लिए स्पेशल फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, जो कि एक्चुअल कास्ट प्लस टोटल बजट माइनस अर्न वैल्यू होगी और डिवाइडेड बाय सीपीआई इनटू एसपीआई होगा। तो इस फार्मूले के जरिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपके पास डेडलाइन प्लस ओवर बजट है यहाँ पर। इसके बाद एस्टीमेट टू कंप्लीट के कुछ तीन फार्मूले हैं, तीनों कंडीशन में सिमिलर, जैसा कि हमने ईएसी में कैलकुलेट किया, इसमें भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि नॉर्मल कंडीशन में अगर आप ईटीसी अगर यानी एस्टीमेट टू कंप्लीट अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, नॉर्मल प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए है ईएसी माइनस एसी, जो आप स्पेंड कर चुके हैं, रिमेनिंग जो बजट है वो आपका ईटीसी कहलाएगा। और अगर आप सेम बैड कंडीशन है या गुड कंडीशन है उस तरह से कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आपको फिर डिफरेंट फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक्चुअल कंडीशन में अगर आप ईटीसी निकालना चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए बीएसी ओवर सीपीआई यानी डिवाइडेड बाय सीपीआई होगा, और माइनस जो होगा एक्चुअल कास्ट, यानी जितना टोटल बजट होगा उसको आप जो इंडेक्स होगा उसके साथ डिवाइड करेंगे और माइनस कर लेंगे जो आप एक्चुअल स्पेंड कर चुके हैं प्रोजेक्ट के ऊपर। इस तरह से आप रिमेनिंग जो बजट है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना लग सकता है ईटीसी।
और ईटीसी का जो यहाँ पर तीसरा फार्मूला है वो सेम जैसे ईएसी हमने कैलकुलेट किया कि आप ओवर बजट भी हैं और डेडलाइन भी है। ये कंडीशन एग्जाम में आ सकती है कि ओवर बजट भी है और डेडलाइन भी है, तो उस सूरत में ईटीसी निकालने के लिए हम डिफरेंट फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए बीएसी माइनस अर्न वैल्यू हम करेंगे और डिवाइडेड बाय दोनों फैक्टर्स, यानी दोनों इंडेक्स सीपीआई और एसपीआई को हम मल्टीप्लाई करके उसको डिवाइड कर देंगे टोटल पर। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट 5 फार्मूले और हैं जो इजी हैं। परसेंटेज अगर प्रोजेक्ट के ऊपर कंप्लीट अगर आपने कैलकुलेट करनी है कि कितने परसेंट हमने प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर चुके हैं या कितने परसेंट हम बजट इस्तेमाल कर चुके हैं, या वो हम अगर कैलकुलेट करना चाहें तो उसके लिए फार्मूला है अर्न वैल्यू जितनी है आपकी डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे बीएसी टोटल बजट इनटू 100, तो हमारी परसेंटेज निकल आएगी। और अगर आप प्रोजेक्ट का वेरिएंस निकालना चाहते हैं तो आपको दो वैल्यूज का होना मस्ट है, यानी कंप्लीट बजट प्रोजेक्ट का होना और ईएसी। ईएसी इन तीनों कंडीशन में से किसी एक कंडीशन का होना मस्ट है, तब जाके आप वीएसी यानी वेरिएंस एट कंप्लीशन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप अर्न वैल्यू आपके पास नहीं है अर्न वैल्यू और आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपके लिए सिंपल एक फार्मूला है परसेंटेज जो कंप्लीट जो आपने यहां से निकाली है या किसी और वे से आपको मिली है परसेंटेज कंप्लीशन की, तो मल्टीप्लाई कर देंगे उसको आप बजट एट कंप्लीशन से, तो तब आपको जो है वो अर्न वैल्यू निकल आएगी। ये बेसिकली इसी फार्मूले से निकली है। और इसके बाद दो फार्मूले हैं टीसीपीआई के। दो कंडीशंस हो सकती है टीसीपीआई की, क्योंकि हमें रिक्वायर्ड कितनी है वो दो बेसिस हो सकती हैं। वो एक बेस होगी कि बीएससी बेस्ड है यानी बजट एट कंप्लीशन बेस्ड होगी, और एक एस्टिमेटेड कंप्लीशन बेस्ड होगी। तो दो टीसीपीआई की कंडीशन होंगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको ये क्वेश्चन आए तो ये मेंशन होगा कि किस बेस पे टीसीपीआई आप निकालेंगे, यानी बेस्ड ऑन बीएससी या बेस्ड ऑन ईएसी, तो दोनों कंडीशन में मेंशन होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको बेस्ड ऑन बीएससी निकालना होगा तो इसके लिए फॉर्मूला है बीएससी माइनस ईवी ओवर बीएससी माइनस एसी होगा। और अगर टीसीपीआई अगर आपको बेस्ड एट ईएसी निकालना होगा तो बीएससी माइनस ईएवी ईवी यानी अर्न वैल्यू डिवाइडेड बाय ईएसी माइनस एक्चुअल कास्ट। तो इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए भी आप टीसीपीआई निकाल सकते हैं, यानी टू कंप्लीट परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो ये ऑल फार्मूलाज हैं जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मेमोराइज करने हैं, और उस वक्त आपको ये फार्मूले इनमें से किसी एक बेस पर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। हो सकता है 5 to 6 क्वेश्चन हो टोटल। अर्न वैल्यू मैनेजमेंट के स्केड्यूल से भी आ सकते हैं, कास्ट से भी आ सकते हैं, और इससे भी ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं, सिंपल भी हो सकते हैं और डिफिकल्ट भी हो सकते हैं। डिफिकल्ट इस लिहाज से हो सकते हैं कि डिफरेंट वैल्यूज डिफरेंट फार्मूलों पर डिपेंडेंट होगी, पहले आप उसको कैलकुलेट करेंगे दूसरी वैल्यू तब निकलेगी। मेमोराइज करने के लिए ये दोबारा आपको एक स्लाइड दी गई है कि अगर आप इसको मेमोराइज कर लें तो ये फार्मूलाज आपके साथ इजीली आप मेमोराइज कर सकते हैं, एसवी का, सीवी का और एसपीआई का और सीपीआई का। इसके बाद आपको सिचुएशन जो प्रोजेक्ट के ऊपर सिचुएशन या स्टेटस आपको अंडरस्टैंड करना है वो इन कंडीशंस के साथ अंडरस्टैंड करना है, और रिपोर्टिंग के लिए आपको मस्ट अंडरस्टैंड करना चाहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको प्रोजेक्ट के ऊपर कंडीशन पूछेगा, आपको कोई वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कहेगा और कुछ कंडीशन भी मेंशन करने के लिए कहेगा कि इस वक्त आप बैड कंडीशन में है कि गुड कंडीशन में है। तो उसके जो वैल्यू निकलेगी उसकी बेस पर आपको वो आंसर करना होगा एग्जाम में कि इस वक्त आप बैड कंडीशन में है कि गुड कंडीशन में है या ओके कंडीशन में है। तो आपको यहाँ पर मैं कुछ हिंट दे देता हूं कि अगर सीवी और एसवी लेस देन 0 हो तो ये बैड कंडीशन प्रोजेक्ट के ऊपर होगी, यानी कोई भी वैल्यू निकली है एसवी की या सीवी की
कास्ट वेरिएंस हो या स्केजुअल वेरिएंस हो, और वो लेस देन 0 निकले, माइनस में हो, दैट्स मीन के प्रोजेक्ट बैड कंडीशन में है, स्टेटस उसका बैड कंडीशन में होगा। और अगर CV या SV ग्रेटर देन 0 हो तो ये गुड कंडीशन में होगा। इसका मतलब ये होगा 0 से अबव हो, 1 2 3 100 1000 कुछ भी हो, पॉजिटिव हो, तो इस कंडीशन में आप प्रोजेक्ट की स्टेटस होगा वो गुड शो करेंगे। अगर SV CV इक्वल टू 0 हो तो ओके कंडीशन होगी, ओके सिचुएशन होगी प्रोजेक्ट के ऊपर। सिमिलर अगर SPI और CPI की कंडीशन लेस देन 1 हो तो ये बैड कंडीशन होगी, यानी स्टेटस आपका बैड होगा। और SPI CPI ग्रेटर देन 1 हो तो ये गुड कंडीशन होगी। और SPI CPI की जो कैलकुलेशन हमें निकलती है वो इक्वल टू 1 हो तो ये ओके सिचुएशन होगी, प्रोजेक्ट के ऊपर जो स्टेटस हम जाहिर करेंगे वो ओके का होगा। तो ये कंडीशंस आपको मस्ट अंडरस्टैंड करनी है प्रोजेक्ट का स्टेटस देने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए। यही जो स्टेटस है कंबाइन कर दिया गया है इस स्लाइड में, इसको भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं जो कि इजीली अंडरस्टैंडिंग के है। जैसे SV अगर ग्रेटर देन 0 है, SV इज इक्वल टू 0 है या लेस देन 0 है, तो हम क्या कर सकते हैं, क्या कंडीशन हम बता सकते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर। SV अगर ग्रेटर देन 0 है तो एडहॉक स्केड्यूल होगा, स्केड्यूल वाइज होगा, और इक्वल टू 0 है तो ऑन स्केड्यूल होगा, और SV लेस देन है तो बिहाइंड स्केड्यूल होगा। तो हम इस तरह से भी स्टेटस दे सकते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर। अगर हम कास्ट वाइज देखें तो CV ग्रेटर देन 0 होगा तो अंडर बजट होगा, इक्वल टू 0 होगा तो ऑन बजट होगा, और लेस देन 0 होगा तो ओवर बजट होगा, यानी बैड कंडीशन होगी। इसी तरह से SPI की कंडीशन भी आप मेंशन कर सकते हैं, ग्रेटर देन 1 होगा तो एडहॉक स्केड्यूल होगा, और इक्वल टू जो है 1 होगा तो ऑन स्केड्यूल होगा, और अगर SPI लेस देन 1 है तो इसका मतलब है कि वो बिहाइंड स्केड्यूल है। और CPI की कंडीशन में CPI ग्रेटर देन 1 होगा तो अंडर बजट होगा, CPI इक्वल टू 1 होगा तो ऑन बजट होगा, और अगर CPI लेस देन 1 है तो ओवर बजट होगा। तो इस स्लाइड में आपने सारी कंडीशन जो बन रही है कॉम्बिनेशन के हिसाब से वो आपने देखी। अब हम इन तमाम फार्मूलाज जितने भी हमारे पास फार्मूलाज हैं इनको हम कैलकुलेट करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें वो नहीं पूछेगा, इनमें से कुछ चीजें वो पूछ सकता है, या आपको कैलकुलेट करने के लिए कह सकता है, या कंडीशन वाइज वो पूछ सकता है कि इस वक्त प्रोजेक्ट की कंडीशन क्या है। तो हम एक एग्जांपल से इसको अंडरस्टैंड करते हैं ताकि तमाम कैलकुलेशन करके हम अंडरस्टैंड कर लें कि ये किस तरह से हम कोई भी अगर वो कैलकुलेट करने के लिए एग्जाम में पूछे तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकें। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दी है, लेट से हम एग्जांपल को अंडरस्टैंड करते हैं फिर हम कैलकुलेट करेंगे वन बाय वन वैल्यू को तमाम फॉर्मूलों का इस्तेमाल करते हुए। लेट से हमारे पास XYZ कोई कंपनी है, उसको एक प्रोजेक्ट अवार्ड हुआ है कि इंस्टॉल करना है 1000 मीटर पाइपलाइन है, और उसके पास जो दिन है वो 100 डेज है। इट्स मीन कि जो स्केड्यूल है आपका, जो टोटल जो टाइम है वो 100 डेज का टाइम है, और बजट आपके पास है $100,000। 100,000 बजट के साथ आपने 100 डेज में 1000 मीटर पाइपलाइन इंस्टॉल करनी है। तो क्या करने पड़ेगा, इस वक्त वो क्या कहता है कैलकुलेट करके दें, जबकि आप 40 दिन पर हैं इस वक्त, 14th डे है आपका, 14th डे है आपका, और ये आप इस वक्त आप कंप्लीट कर चुके हैं 20% आपके वर्क का। तो वो कहता है कि आप वैल्यूज हमें तमाम की तमाम निकाल के दें इस पॉइंट पर कि इस वक्त आप 40 दिन गुजार चुके हैं, 20% आपका कंप्लीट हुआ है काम, जबकि आपकी स्पेंडिंग जो है $30,000 हो चुकी है। और ये एज्यूम कर रहे हैं इस वक्त के 10% आपकी डेली अचीवमेंट है और स्पेंडिंग के साथ।
यानी 10% डेली स्पेंडिंग होगी और इस आप अपने काम का 10% अचीवमेंट करेंगे। तो ये आपको लीनियर प्लानिंग के साथ अज्यूमिंग के लिए करना है इस एग्जांपल में। और अब हम इसको देखते हैं कि इसके अंदर से, इस एग्जांपल से हमें डाटा क्या क्या मिला है, उसके हिसाब से फिर हम कैलकुलेट करेंगे बाकी रिमेनिंग वैल्यूज को। लेट से यहां पर अगर हम BAC देखें तो हमारे पास $100,000 है और प्लान्ड वैल्यू, इस वक्त जो प्लान्ड वैल्यू थी वो 40,000 है, क्योंकि हमें पता है कि 40 डेज है हमारे पास। इस वक्त जो हम स्टैंड कर रहे हैं, डाटा डेट है हमारे पास, 40 दिन हम प्रोजेक्ट के ऊपर क्रॉस कर चुके हैं। और इस वक्त जो प्लान वैल्यू थी, यानी हमें 40,000 स्पेंड करना था, ये हमारी प्लानिंग थी। अर्निंग हमने कितने की है, यानी 20% अचीवमेंट की है, क्योंकि 10% डेली की अचीवमेंट के साथ 10% पेंडिंग थी हमारी। अगर हम 20% अचीव किया है तो इट्स मीन के 20% 20,000 स्पेंडिंग होनी चाहिए थी। तो यहाँ अर्निंग हमारी हमें निकली कि 20,000 हमारी अचीवमेंट होने के साथ 20% स्पेंडिंग भी होनी चाहिए थी। जबकि हम यहां पर जो एक्चुअल स्पेंडिंग कर चुके हैं वो AC, जो कि एक्चुअल कास्ट है, 30,000 हम कर चुके हैं। ये हमारे पास डाटा निकला। अब हम इससे बेस लाइन, तीनों बेस लाइन निकालेंगे ताकि हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकें हम के बेस लाइन कैसे प्रोजेक्ट के ऊपर निकालते हैं। यहां अगर हम स्कोप बेस लाइन की बात करें तो उसके स्कोप बेस लाइन हम यहां पर इंडिकेट करेंगे 1000 मीटर पाइपलाइन है, ये हमारा टोटल स्कोप है। इस मीन ये स्कोप बेस लाइन कहलाएगी। और अगर हम स्केजुअल बेस लाइन की बात करें तो 10 मीटर पर डे की ये स्केजुअल बेस लाइन होगा। क्योंकि 10 मीटर पर डे अगर हम इंस्टॉल करें तो 1000 मीटर जो पाइपलाइन है वो 100 डेज में हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो स्केजुअल वाइज जो बेस लाइन हमें बनेगी प्रोजेक्ट के ऊपर वो 10 मीटर पर डे की होगी। कास्ट बेस लाइन को अगर हम इंडिकेट करें यहां पर तो $1000 ईच डे अगर हम स्पेंड करें तो 100 जो डेज है उसकी स्पेंडिंग 100,000 जो है वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह से हम बेस लाइन्स को इंडिकेट करेंगे प्रोजेक्ट के ऊपर और इस तरह से हम डाटा निकालेंगे प्रोजेक्ट के ऊपर। अब हम इन्हीं वैल्यूज को लेते हुए जो फार्मूलाज हमने 15 फार्मूलाज पिछली स्लाइड्स में हमने देखे हैं, उन तमाम की कैलकुलेशन करते हैं इन डाटा की मदद से और हम अंडरस्टैंड करते हैं किस तरह से हम निकाल सकते हैं। सिंपल है कि हम सिर्फ और सिर्फ जो वैल्यूज हमने निकाली हैं, अर्न वैल्यू, प्लान वैल्यू, एक्चुअल कास्ट और BAC, इनके फार्मूलाज में हम पुट करेंगे वैल्यूज और हम वैल्यूज निकालते जाएंगे। जैसा कि हमें मालूम है कि स्केजुअल वेरिएंस के लिए हमें अर्न वैल्यू और प्लान वैल्यू चाहिए। यहाँ पर अर्न वैल्यू हमारी 20,000 है और प्लान वैल्यू हमारे पास 40,000 थी, तो हमें माइनस में SV निकल आया। क्योंकि हमें पता है कि माइनस में हमें क्यों निकला है और हम इसकी कंडीशन को या इसके स्टेटस को भी इंडिकेट करेंगे लास्ट स्लाइड में। जब हम तमाम वैल्यूज निकाल लेंगे, यही वैल्यूज लेके प्रोजेक्ट का स्टेटस भी दे देंगे। इसके बाद हमारे कास्ट वेरिएंस अगर निकालें तो अर्न वैल्यू से हमने माइनस करना होगा एक्चुअल कास्ट को, तो हमारे पास -10,000 निकलता है। इसके बाद अगर हमें SPI निकालना हो तो उसका फार्मूला है यानी अर्न वैल्यू डिवाइडेड बाय जो आपका जो प्लान्ड वैल्यू है वो डिवाइड करेंगे, उसके बाद 40,000 है तो हमारे पास 0.5 SPI निकलता है। और अगर हम CPI निकाल लें और वैल्यूज पुट करें प्लान्ड वैल्यू और डिवाइडेड बाय एक्चुअल कास्ट में तो हमारे पास 0.66 निकलता है। तो आप ये आपके लिए इजी और अंडरस्टैंडिंग के लिए ये कैलकुलेटेड है ऑलरेडी, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो सके। इन फार्मूलाज को इस्तेमाल करते हुए इनके अंदर वैल्यूज पुट करें ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट हो सके। नेक्स्ट वैल्यूज हम निकालते हैं। लेट्स से अगर यहाँ पर हम एस्टिमेटेड कंप्लीशन की वैल्यू निकालते हैं, अगर हम वेरिएंस सेम यानी सेम कंडीशन में अगर प्रोजेक्ट को ले चलें एंड तक, या बैड कंडीशन में है चाहे हम गुड कंडीशन में है या ओके सिचुएशन में है, हम तीनों कंडीशन में सिमिलर अगर हम लेके चलें तो EAC टोटल बजट डिवाइडेड बाय जो आपका CPI निकला है। पिछली स्लाइड में हमने देखा कि CPI हमें 0.66 निकला,
सेम वैल्यू हम यहाँ पर यूज करते हुए, तो हमें बजट टोटल चाहिए इस वक्त, इस कंडीशन में, इस प्रोजेक्ट की अगर एग्जांपल ले लें तो $151,515.15 चाहिए आपको प्रोजेक्ट के ऊपर। इस वक्त इस प्रोजेक्ट की एग्जांपल में जो हमें कैलकुलेट करने जा रहे हैं उस पे हमें इतना बजट चाहिए, यानी एस्टिमेटेड कंप्लीशन में हमें इतना बजट चाहिए। अगर हम सेम कंडीशन में जाएं तो सेम वैल्यूज को ले लें, और इसके बाद अगर हम एस्टिमेटेड कंप्लीशन के अगर दोबारा यही जो लॉस हमें हो रहा है वो नहीं होगा, यानी जो लॉस इस कंडीशन में हो चुका है लेकिन दोबारा नहीं होगा लॉस, जितना लॉस हम जितने परसेंट लॉस कर चुके हैं वो कर चुके हैं, लेकिन दोबारा नेक्स्ट जो 14th डे यानी 40 दिन गुजारने के बाद जो 40 दिन में लॉस किया ठीक है, लेकिन 60 डेज जो रिमेनिंग है उसमें हम लॉस नहीं करेंगे। अगर हम वो वैल्यू निकालना चाहें तो हमारे पास डिफरेंट फार्मूला है AC प्लस BAC माइनस EV। दैट्स मीन AC एक्चुअल कास्ट जो हम निकाल चुके हैं वो 30,000 है, और टोटल बजट 100,000 है, माइनस अर्न वैल्यू जो आपकी है वो हम माइनस करें तो हमारे पास जो है 110,000 जो है वो टोटल वैल्यू निकलती है, अगर हम दोबारा लॉस ना करें प्रोजेक्ट के ऊपर सेम एग्जांपल में। इसी तरह से अगर आपके पास लॉस भी कवर करना है और ओवर बजट भी है आप, प्लस आपके पास डेडलाइन भी है, इस सूरत में आप क्या करेंगे? अगर आप वो वैल्यू निकालना चाहें या एग्जाम में वो पूछे वैल्यू, तो आप इस तरह से डिफरेंट फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि यहाँ मेंशन किया गया AC प्लस BAC माइनस EV डिवाइडेड बाय CPI इंटू SPI। तो अगर हम वैल्यूज पुट करें तो एक्चुअल कास्ट हमारे पास 30,000 है, टोटल बजट 100,000 है, और माइनस 20,000 जो कि अर्न वैल्यू है हमारे पास, और अगर हम 0.66 को मल्टीप्लाई करें 0.5 से तो हमारे पास जो आंसर निकलता है वो 272,424.24 है। अगर हम मीट करना चाहते हैं डेडलाइन को भी और हम सिमिलर ओवर बजट भी रहें तो हमारे पास प्रोजेक्ट के ऊपर इतनी कास्ट लग सकती है, जो टोटल बजट था 100,000 का वो डबल से भी ज्यादा हो सकता है। क्लियर होगी बात? तो इस तरह से भी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं EAC की, एस्टिमेटेड कंप्लीशन की, तीनों कंडीशन में इसी प्रोजेक्ट की ये वैल्यू निकलती है। अगर ये सेम प्रोजेक्ट हम ले, पाइपलाइन का 1000 मीटर हमने पाइपलाइन इंस्टॉल करनी है, तो अगर हम सिमिलर कंडीशन में जाएं तो ये वैल्यू निकलेगी। अगर हम रिमेनिंग में कंट्रोल कर लें तो हमारे पास ये इस फार्मूले के तहत हम निकाल सकते हैं कैलकुलेशन। और अगर हम सिमिलर कंडीशन में चले जाएंगे, ओवर बजट भी रहे और डेडलाइन भी हमारे पास उसी में कंप्लीट करना हो, तो हमें क्या करना होगा? ये फार्मूले से हम इतने कास्ट लगेगी तब जाके हम कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद इसी एग्जाम्पल को हम ETC इसके अंदर हम कैलकुलेट करते हैं, जो कि फर्स्ट कंडीशन नॉर्मल कंडीशन होगी, जैसा कि ETC हमें रिमेनिंग कितना बजट हमें चाहिए, यानी एस्टिमेट टू कंप्लीट कितना बजट हमें चाहिए, तो हम उसको अगर नॉर्मल कैलकुलेट करें तो जितनी स्पेंड हो चुकी है उसको EAC से हम माइनस कर लें। ठीक हो गया? ETC को EAC, लेट्स से यहाँ पर EAC हमारे पास ये है जो कि नॉर्मल कंडीशन में इस वक्त जो कंडीशन है उसके हिसाब से अगर हम निकालें तो इस वक्त जो कंडीशन हमारे पास EAC निकला है, पिछली स्लाइड में हमने कैलकुलेट किया है, वो $151,515.15 निकला है। उसको हम माइनस करेंगे 30,000 को, इससे हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग है वो $121,515.15 निकलेगा। तो ये हमारे पास ETC की नॉर्मल कंडीशन होगी, जो इस वक्त करंट कंडीशन है। सेम कंडीशन में अगर जाए, अगर वेरिएंस रिमेन रहे थ्रू दी प्रोजेक्ट तो हम क्या करेंगे? उसका डिफरेंट फार्मूला है, हम वो उसके कैलकुलेट करना चाहेंगे कि वो कहता है कि इस वक्त नहीं बल्कि आप रिमेनिंग थ्रू आउट दी प्रोजेक्ट यही वेरिएंस रहेगा, तो उसके लिए हमें कैलकुलेट करना है इस प्रोजेक्ट के ऊपर। अगर हम कैलकुलेट करें तो वैल्यूज पुट करने के बाद हमें 121,515.15
$15 हमें रिक्वायर्ड होंगे रिमेनिंग, अगर हम प्रोजेक्ट पे सेम जाते हैं तो। इसी में अगर आप गौर करें तो ये सेम यहां पर भी वैल्यू निकल रही है और इसके अंदर भी वही वैल्यू निकल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सेम कैलकुलेशन आप डिफरेंट फार्मूला से निकाल सकते हैं। अगर आपके पास एग्जाम में सिंपल आपके पास ईएसी दिया गया है, एसी भी आपके पास मौजूद है, तो आप सिंपल ये फार्मूला इस्तेमाल करके वैल्यू निकाल सकते हैं। और अगर आपके पास ईएसी नहीं है और बीएसी मौजूद है तो सीपीआई निकाल के माइनस एसी करेंगे तब भी आपके पास ये वैल्यू निकल आएगी। कंडीशन दोनों में सिमिलर होगी। ठीक हो गया। इसके बाद अगर हम ईटीसी यानी ओवर बजट भी है, डेडलाइन भी कंप्लीट करनी है, तो आपको कितना बजट चाहिए यानी रिमेनिंग बजट आप मालूम करना चाहते हैं, कैलकुलेट करें सिमिलर प्रोजेक्ट की। तो सेम अगर वैल्यू पुट करें इस फार्मूले में बीएससी माइनस ईवी ओवर सीपीआई इनटू एसपीआई में अगर वैल्यू पुट करें तो हमारे पास से ये वैल्यू निकलते ये फिगर निकलता है। तो इतनी कास्ट हमें चाहिए अगर हमने डेडलाइन को भी मीट करना है और ओवर बजट भी रहना है, तो हमें ये वैल्यू निकलेगी इस प्रोजेक्ट के हवाले से। अगर हम बात करें दूसरे डिफरेंट फैक्टर्स को कैलकुलेट करने की, डिफरेंट एलिमेंट्स को कैलकुलेट करने की, अगर हम परसेंटेज देखें, इस वक्त जो परसेंटेज हमने कंप्लीट की है वो 20%। अगर हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए वैल्यूज पुट करके हम ये निकाल सकते हैं जो हमें मालूम है 20% है। और अगर हम अर्न वैल्यू इसकी निकालना चाहें तो इस प्रोजेक्ट के हवाले से, तो इससे भी हम निकाल सकते हैं 20,000, ये हमें पहले भी पता है तो हम कैलकुलेट इससे भी कर सकते हैं। इस वक्त अगर हम वेरिएंस निकालना चाहें ओवरऑल प्रोजेक्ट का, कितना वेरिएंस होगा एट द एंड, हम जब पहुंचेंगे प्रोजेक्ट के ऊपर, जब कंप्लीट करेंगे सिमिलर कंडीशन में अगर हम जाएं तो कितना वेरिएंस आ सकता है। तो वेरिएंस वो होगा बीएसी यानी टोटल बजट में से आप माइनस कर देंगे ईएसी को। अगर हम वैल्यू पुट करें तो 100,000 माइनस 151,515.15 अगर हम माइनस कर लें टोटल बजट से, तो हमारे पास माइनस में वैल्यू आ रही है। माइनस में वैल्यू का मतलब यह हुआ कि आप इस प्रोजेक्ट पे लॉस पे हैं, बैड कंडीशन है आपकी, यानी वेरिएंस माइनस में आने का मतलब है जीरो से कम है। और वीएसी अगर जीरो से कम हो तो आप लॉस में होते हैं, प्रोजेक्ट लॉस में होता है। तो अगर जीरो हो तो ओके कंडीशन में होगा, और अगर जीरो से ज्यादा हो यानी ग्रेटर देन जीरो हो तो हम गुड कंडीशन में होंगे। तो वेरिएंस आपका यहाँ माइनस है, तो इसका मतलब है प्रोजेक्ट ये वाला जो हमने एग्जांपल ली है प्रोजेक्ट के ऊपर, ये लॉस में है, वेरिएंस इसका माइनस में है। अगर हम टीसीपीआई की बात करें यानी टू कंप्लीट परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करें, यानी कितना एफर्ट्स हमें रिक्वायर्ड है मजीद, तो वो हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे बीएसी बेस्ड ऑन बीएसी के। तो बीएसी माइनस अर्न वैल्यू बी ओवर बीएसी माइनस एक्चुअल कॉस्ट, तो इसमें हमें इंडेक्स आएगा वो होगा 1.14। इस कंडीशन में भी हमने ये देखा था कि अगर टीसीपीआई 1 से ज्यादा हो, टीसीपीआई 1 से ज्यादा हो तो प्रोजेक्ट बैड कंडीशन में होगा। इसका मतलब है ये इंडेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको इतनी एफर्ट्स हर डे ज्यादा लगानी है, हर दिन आपको एफर्ट्स इतनी ज्यादा लगानी है, तब जाके आप कंप्लीट कर सकते हैं बीएससी की बेस पर, जो कि आपको कंप्लीट बजट दिया गया है उसकी बेस पर कंप्लीट कर लेंगे। पर डे आपको एफर्ट्स ज्यादा लगा रिक्वायर्ड है, आपका गोल अचीव करने के लिए आपको ये एफर्ट्स ज्यादा है। ये अपोजिट है सीपीआई के और एसपीआई के। टीसीपीआई हमने एसपीआई और सीपीआई में देखा था कि वो लेस देन 1 हो तो बैड कंडीशन होती है, जबकि टीसीपीआई में अगर लेस देन 1 हो तो गुड कंडीशन होगी। वहां बैड कंडीशन थी, यहां गुड कंडीशन होगी। वहां 1 ग्रेटर देन 1 हो तो गुड कंडीशन थी, यहां ग्रेटर देन 1 हो तो बैड कंडीशन होगी। अगर बेस्ड ईएसी के हम निकाल लें टीसीपीआई को तो हमारे पास 0.65, इसका मतलब है कि जो अर्न वैल्यू है इस वक्त टीसीपीआई की, वो हमें यहां पर 0.65 है, मोर एफर्ट्स रिक्वायर्ड है।
इस वक्त हमें मोर एफर्ट्स रिक्वायर्ड है, डिपेंड कर रहा है कि इस वक्त ईएसी कितना है प्रोजेक्ट के ऊपर। इस तरह से भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये तमाम फार्मूलों को इस्तेमाल करते हुए हमने तमाम वैल्यूज निकाली। अब हम प्रोजेक्ट की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और अगर हम प्रोजेक्ट के स्टेटस देखना चाहें तो डिफरेंट वैल्यूज को हम यहाँ पर कैलकुलेट करने के बाद हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास स्केड्यूल वाइज अगर देखें तो हम बिहाइंड स्केड्यूल है इस वक्त इस प्रोजेक्ट के ऊपर, जो कि हम प्रोजेक्ट करने जा रहे थे 1000 मीटर पाइपलाइन के ऊपर। उस इस वक्त जो कंडीशन 40 दिनों के बाद हम कास्ट वाइज अगर देखें तो ओवर बजट है इस वक्त हम प्रोजेक्ट के ऊपर कैलकुलेशन के बेस पर। और अगर हम एसपीआई यानी बिहाइंड स्केड्यूल है इस बेस पर भी, क्योंकि हमने देखा है कि लेस देन 1 है तो हम बिहाइंड स्केड्यूल कहलाएंगे। और कास्ट वाइज अगर परफॉर्मेंस इंडेक्स वाइज देखें तो 0.66 है, इस वक्त भी हम ओवर बजट हैं। और ईएसी वाइज हम सेम परफॉर्मेंस कास्ट अगर हम जाते हैं तो हमारा टोटल बजट जो होगा वो इतना लगेगा अगर हम सेम परफॉर्मेंस में जाते हैं। और ईटीसी की अगर हम सेम परफॉर्मेंस में जाते हैं एस्टिमेट टू कंप्लीट, क्योंकि 30,000 हम इसमें से स्पेंड कर चुके हैं, तो बाकी जो है हमारे पास 121,515.15 डॉलर हमें रिमेनिंग चाहिए, जो कि एस्टिमेट टू कंप्लीट के अगर हम सेम परफॉर्मेंस में जाते हैं। इस कंडीशन में हम स्टेटस देंगे। और वेरिएंस इसका अगर हम देखें तो प्रोजेक्ट का टोटल बजट हमारा 100,000 था, जबकि यहाँ पर जो एस्टिमेट आ रहा है एस्टिमेटेड कंप्लीशन वो 151,515 डॉलर 15.15 डॉलर है। लिहाजा जो वेरिएंस निकलता है वो 51,515.15 डॉलर निकल रहा है। तो ये प्रोजेक्ट का वेरिएंस कहलाएगा। अगर हम टीसीपीआई की बात करें बेस्ड ऑन बीएसी, नॉर्मली हम बेस्ड ऑन बीएसी करते हैं, तो इस वक्त हम 1.14 जो इंडेक्स निकाला है ये हमें एफर्ट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो इस बेस पर हम क्या करेंगे, जो कास्ट परफॉर्मेंस है, जो हमारी गोल्स हैं या रिक्वायरमेंट है, वो हम इस बेस पे अगर हम पर डे के हिसाब से एफर्ट्स करें तो हम अपने बजट को अचीव कर सकते हैं। इसी प्रोजेक्ट को अगर हम रिप्रेजेंट करें लाइन की सूरत में या रिप्रेजेंटेशन की सूरत में, तो इसको हम अच्छे तरीके से हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और आप इजीली इसको अंडरस्टैंड करेंगे इस स्लाइड में कि किस तरह से हम किस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसा कि हमें मालूम है कि ये प्रोजेक्ट 100 डेज का है, तो इसको 10 डे के सेपरेशन पर यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है, 10 डेज पर सेपरेशन किया गया है। और टोटल बजट हमारे पास बीएसी 100,000 है, यानी 10 डेज की जो स्पेंडिंग है वो हम देख रहे हैं और उसकी अर्निंग देख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम 20 डेज अगर हम देखें तो अर्न हमने 20 डेज के लिए किया है, यानी ईवी 20,000 यहाँ पर अर्निंग की है, जबकि हमने एक्चुअल स्पेंडिंग जो की है वो 30,000 है, जो कि 30 डेज की होनी चाहिए थी। यानी 30 डेज की स्पेंडिंग जो है वो हम कर चुके हैं, जबकि हम इस वक्त यहां पर मौजूद हैं 40 डेज क्रॉस हो चुके हैं। इस वक्त हम स्टेटस प्रोजेक्ट का ले रहे हैं, और हमारी जो प्लान वैल्यू थी वो ये है। कंडीशन हमारी इस वक्त यहां पर मौजूद है हम, और हम कुछ वैल्यूज निकाल चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो अर्निंग है हमारी वो इतने दिनों की है, स्पेंडिंग हमारी 30 डेज की है, जबकि कंडीशन इस वक्त स्टेटस हमारा 40 डेज पर है। डिफरेंट कंडीशंस आ रही हैं, तो प्रोजेक्ट का स्टेटस इसलिए बैड स्टेटस है, यानी कंडीशन बैड है। अर्निंग कम है आपकी, स्पेंडिंग अर्निंग से ज्यादा है, जबकि स्केड्यूल वाइज आप बहुत आगे निकल चुके हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम रिप्रेजेंट करें तो अर्न वैल्यू हमारे पास ये निकलती है, यानी 20 डेज की है। और अगर हम कास्ट वेरिएंस देखें, यानी कास्ट वेरिएंस देखें, तो हमारे पास ये 10 डेज की जो वेरिएंस निकल रहा है उसकी कास्ट जो निकलेगी वो हमारे पास कास्ट वेरिएंस होगी। वो यहाँ पर हमें जो निकली थी 10,000 है। अगर हम एक्चुअल भी देखें तो 20,000 माइनस करें 30,000 से तो 10,000 हमारी वेरिएंस निकल रही है, तो कास्ट वेरिएंस कहलाएगी वो।
अगर हम स्केजुअल वाइज देखें तो 20 डेज से लेकर 40 डेज तक 20 डेज का वेरिएंस आ रहा है, स्केजुअल वाइज 20 डेज का वेरिएंस आ रहा है। तो अगर हम इसकी वैल्यू ले लें तो 40,000 में से अगर हम 20,000 को माइनस करें तो हमारे पास ये स्केजुअल वेरिएंस की वैल्यू आएगी। 20,000 इसका भी वेरिएंस निकल सकता है। तो इस तरह से हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। एक और जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा वो ईटीसी का है। ईटीसी जो नॉर्मली हम जिस कंडीशन में इस वक्त हम हैं या इस वक्त हमने जो स्पेंडिंग की है, तो यहां पर अगर आप गौर करें तो एसी जो है प्लस ईटीसी ये मिलके बीएसी बना रहा है। जो 100 डेज की जो टोटल बजट है हमारे पास वो ईटीसी प्लस एसी जो हम इस वक्त स्पेंड कर चुके हैं प्लस अगर हम ईटीसी को करें तो नॉर्मल बजट निकलता है। और अगर हम कंडीशन देखें कि इस वक्त अगर हम बैड कंडीशन में हैं तो उस वक्त फार्मूला फिर हमें डिफरेंट इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी कि यहां पर अगर हम वेरिएंस को देखें तो हम डिफरेंट इस्तेमाल करेंगे और फिर हम ईटीसी इस्तेमाल नहीं करेंगे। नॉर्मल अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ईटीसी इस्तेमाल करेंगे, अगर हम कंप्लीट निकालना चाहते हैं बजट तो ईटीसी होगा, और अगर ईटीसी इटसेल्फ निकालना चाहते कैलकुलेट करना चाहते हैं तो बीएसी से माइनस एसी की एसी कर लेंगे तो आपका ईटीसी निकल आएगा। और अगर हम टोटल बजट टोटल प्रोजेक्ट का वेरिएंस निकालना चाहेंगे तो हमने कैलकुलेट किया था 151,515.15 डॉलर हमने कैलकुलेट किया था, माइनस करेंगे टोटल बजट से तो हमारे पास जो वेरिएंस होगा वो ये माइनस में निकलेगा। तो माइनस में जो बीएसी होगा इस वक्त हम बैड कंडीशन में होंगे। क्लियर हो गया? तो ये आई होप कि ये अंडरस्टैंडिंग भी आपकी स्लाइड वाइज भी कंप्लीट होगी और आप इसको वैल्यूज को किस तरह से देखते हैं एसवी और डेज वाइज या प्रोजेक्ट के स्केड्यूल वाइज किस तरह से देखते हैं ये भी अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट स्लाइड में एस कर्व के हिसाब से एग्जाम में बाज दफा आपको एस कर्व दी जाएगी और वैल्यूज दी जाएंगी साथ में। अगर आपको एस कर्व दी जाए और वैल्यूज साथ दी जाए तब भी आप कैलकुलेट कर लेंगे इजीली। जैसा कि यहां पर एस कर्व में रिप्रेजेंट किया गया है कि ईवी अगर आपकी कम है यानी अर्न वैल्यू, जैसा कि हमारे इस प्रीवियस एग्जांपल में अर्न वैल्यू कम 20 थी यानी 20,000 अर्निंग थी हमारी, जबकि प्लान ज्यादा था 20,000 अर्निंग थी हमारी कम थी और एक्चुअल कास्ट भी हमारी ज्यादा थी, अर्निंग से ज्यादा थी एक्चुअल कास्ट। तो इस तरह से भी आपको वो वैल्यूज पुट करके दे देगा तब जाके जो है आपकी जो तब भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर अगर देखें तो बीएसी से ईएसी यानी इनके दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है वो आपका वीएसी कहलाता है, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में इसको कैलकुलेट भी किया है। और इसी तरह से मैंने बताया कि सीवी जो होगा वो ईवी माइनस एसी होगा और एसवी ईवी माइनस, इस तरह से इनमें भी जो डिफरेंस आएगा वो आपका एसवी और सीवी रिप्रेजेंट कहलाएगा। तो एस कर्व के जरिए भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं वैल्यूज को और प्रोजेक्ट का स्टेटस आप देख सकते हैं इजीली। तो एस कर्व फेमस रिप्रेजेंटेशन टेक्निक है प्रोजेक्ट का स्टेटस हायर मैनेजमेंट को देने के लिए। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक क्वेश्चन का एग्जांपल लिया है मैंने ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। इस वक्त एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल क्वेश्चन है ये। इसको अगर आप अंडरस्टैंड कर लेंगे तो इजीली आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम को क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लेंगे। इजीली अंडरस्टैंड करने के बाद आप क्विक आंसर दे सकते हैं एग्जाम के ऊपर। यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन वाइज देखें तो हमें डिफिकल्ट लग रहा है, यूजुअली हमें डिफिकल्ट लग रहा है, तो ऐसा है नहीं। इसके अंदर एक या दो वैल्यूज को कैलकुलेट करना होगा, तमाम वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए नहीं कहेगा एग्जाम में। आपको एक या दो वैल्यू या प्रोजेक्ट की कंडीशन या स्टेटस वो पूछेगा प्रोजेक्ट के ऊपर। जैसा कि यहाँ मेंशन किया गया है, अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर आप जाएं तो व्हाट आर द प्रोजेक्ट करंट एसपीआई एंड स्टेटस, यानी वो एक वैल्यू पूछ रहा है प्रोजेक्ट के ऊपर, सीपीआई मालूम करके दें और उसका स्टेटस क्या है वो मालूम करके दें। इसके लिए आपको आंसर कर देगा, चार जो आंसर देगा इनमें से आपको एक चूज करना पड़ेगा।
जो स्टेटस होगा वो भी मेंशन किया जाएगा, और जो वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है वो भी कैलकुलेट करेंगे। साथ में आपको गैंट चार्ट भी दे रहे हैं वो। तो इस गैंट चार्ट को यूज करते हुए हम इसकी जो स्टेटमेंट है वो उसको अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। जैसा कि हमें बताया गया है कि अक्टूबर 3 रिप्रेजेंटेड दी रेड लाइन, दैट्स मीन ये डेटा लाइन है। इस वक्त तक हमने कैलकुलेट करना है, जैसा कि हमने एग्जांपल में देखा था कि 40 डेज तक हम कैलकुलेट कर चुके हैं। इस वक्त हमारा जो 40 डेज हैं वो क्रॉस हो चुके हैं। इस वक्त हमने कैलकुलेशन करनी है प्रोजेक्ट की। इसी तरह से इसने भी यहाँ मेंशन कर दिया है कि 3 अक्टूबर है ये डेट, इस वक्त तक कंडीशन आप प्रोजेक्ट के ऊपर मालूम करें। गेंट चार्ट में उसने कहा है, मालूम किया गया है, द प्रोजेक्ट स्पॉन्सर आस्क यू टू प्रोवाइड द प्रोग्रेस रिपोर्ट इंक्लूडिंग द सीपीआई फॉर द प्रोजेक्ट स्टेटस मीटिंग द फॉलोइंग मॉर्निंग। You update the project schedule management tool which produce the following chart. The method used to determine the earned value is based on the percentage complete. तो आप ये देखें कि यहां उसने कहा है कि परसेंटेज के हिसाब से अर्न वैल्यू कैलकुलेट कर लें। आप परसेंटेज के हिसाब से आप उसके बाद कैलकुलेट करें सीपीआई और आप स्टेटस दें प्रोजेक्ट के ऊपर। एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर अगर जब आप इस गेंट चार्ट को देखें तो आपके पास यहाँ मेंशन की गई है प्लान वैल्यूज और एक्चुअल कास्ट भी दी गई है, और परसेंटेज भी दी गई है कि ये जो प्लान वैल्यू थी उसके हिसाब से कितनी परसेंटेज आप कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ मेंशन किया गया सीपीआई इज 650 एंड द प्रोजेक्ट इज रनिंग अंडर प्लान कास्ट। द सेकंड ऑप्शन है द सीपीआई इज 0.83 एंड द प्रोजेक्ट इज रनिंग ओवर बजट। थर्ड ऑप्शन आपके पास है द सीपीआई इज 1.21 एंड द प्रोजेक्ट इज रनिंग under planned cost, and fourth option है आपके पास CPI is 1.0 and the project is on budget। तो ये कंडीशन या ये देने के बाद आपको जो है वो एग्जामिनर पूछ रहा है कि आप कौन सा सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप इजीली कैलकुलेट कर सकें तो आपको क्वेश्चन को आसान हो जाएगा समझना। यहाँ आपके पास वैल्यूज मौजूद हैं, प्लान वैल्यू भी है, एक्चुअल कास्ट भी है और परसेंटेज भी है। ये आपके पास डाटा है, इसकी मदद से अब हम कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपको इजी कर दिया है ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके। यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है कि आपको प्लान वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। प्लान वैल्यू यानी कि यहाँ पर 500 है, 1000 है और 5000 है। ये आपकी यहाँ तक, चूंकि यहाँ पर उसने यहाँ तक पूछा है तो यहाँ तक स्केड्यूल हमने कैलकुलेट करना है, इसके बाद हम नहीं कैलकुलेट करेंगे, हमारी कंसर्निंग नहीं होगी। और परसेंटेज भी हम ये वाली लेंगे सिर्फ 75 और 55, 50, 100%, 75% और 50%। और एक्चुअल कास्ट इनके हवाले से देखेंगे। लेट्स से 100% का मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यू हम 100% ले लेंगे। 75% से मतलब है इसकी वैल्यू एक्चुअल यानी प्लान से हम 75% ले लेंगे जो कि 750 बनेगी। और 50% से मुराद ये है कि प्लान से 50%, इसका मतलब है 5000 से हम 50% अगर वैल्यू ले लें तो 2500 बनेगी। तो 500 प्लस 750 प्लस 2500, तो ये टोटल जो बनेगी अर्न वैल्यू हमारे पास आएगी वो 3750 बनेगी। प्लान वैल्यू से हम इन परसेंटेज जो कि अर्निंग की है, हमने जितना काम किया है प्रोजेक्ट के ऊपर उसके हिसाब से वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम अगर हम एक्चुअल देखें तो हमारे पास कुछ और है, जो प्लान किया हुआ था वो कुछ और है। 5000 प्लस 1000 6000 प्लस 500 तो 6500 बनता है। लेकिन हम क्या ले रहे हैं, जो कि हमने अर्निंग की है उस हवाले से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमारे पास 3750 जो डॉलर है वो हमने जो अर्न किया है या इतने का काम किया है हमने प्रोजेक्ट के ऊपर, तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। इस तरह से हमें एक्चुअल कास्ट दी गई है उसको हम ले लेंगे, उनको हम प्लस कर देंगे, यानी 600 प्लस 500 प्लस 2000, तो ये टोटल 3100 बनती है। तो ये हम कैलकुलेट इन दो वैल्यूज को, यानी ये डाटा हमारे पास आ जाएगा। इस डाटे की मदद से हम सीपीआई निकाल लेंगे, क्योंकि हमें मालूम है और फार्मूला हम जानते हैं कि सीपीआई के लिए हमें अर्न वैल्यू चाहिए और एसी चाहिए।
तो दो वैल्यूज हमने ले ली हैं उसमें से, और ईवी डिवाइडेड बाय अगर हम एसी करें तो हमारे पास सीपीआई 1.2096, जो कि अगर हम राउंड फिगर करें तो 1.21 निकलता है। और ये हम अगर हम देखें क्वेश्चंस के आंसर्स में से, तो ये 1.21 कहां पर मेंशन है? तो 1.21 हमारे पास एक ही आंसर में मेंशन है, 1.21, तो वो ये है। अगर हम स्टेटस वाइज भी देखें तो सीपीआई चूंकि 1 से ग्रेटर देन है, तो प्रोजेक्ट की जो स्टेटस है वो गुड कंडीशन है, यानी स्टेटस उसका गुड है। तो हम ये देखते हैं प्रोजेक्ट इज रनिंग अंडर प्लान कास्ट, इसका मतलब है अंडर बजट भी है। तो गुड कंडीशन भी है, अंडर बजट भी है, और वैल्यू भी मैच कर लिए, तो लिहाजा हम ये ऑप्शन जो है एग्जाम के अंदर सिलेक्ट करेंगे। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट जो अर्न वैल्यू मैनेजमेंट का है ये आपको एग्जैक्टली अंडरस्टैंड हुआ होगा, और आपको हेल्पफुल करेगा एग्जाम के लिए भी और प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव के लिए भी। थैंक यू वेरी मच फॉर अंडरस्टैंडिंग ईवीएम कैलकुलेशन।